So today we are going to talk about assessment personality. तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि एक असेसमेंट और टेस्ट में फर्क क्या होता है, बता सकता है कोई? What is the main difference between an assessment and a test? कोई भी? ओके, असेसमेंट होता है जब हम किसी की ओवरऑल पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। पर्सनैलिटी एनालाइज करने के लिए जो भी प्रोसेस होगा पूरा, जितने भी हम उसमें मेथड्स यूज करेंगे, वो एक असेसमेंट होता है। और टेस्ट होता है जब हम उसके असेसमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं एक ट्रेट को पता लगाने के लिए। जैसे हमने कोई टेस्ट किया ट्रेट को पता लगाने के लिए, उसके बायोलॉजिकल बिहेवियर को पता लगाने के लिए। तो टेस्ट इज डिफरेंट एंड असेसमेंट इज डिफरेंट। ओके, so why do we need an assessment? साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्यों चाहिए होता है? क्या नीड होती है इसकी? यूजेस क्या होते हैं इसके? पता है किसी को? कैसे हेल्प करता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट? Okay, mainly it helps to describe, explain and predict human behavior. तो टेस्ट करने के बाद, असेस करने के बाद ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी इंसान के बिहेवियर को कि ये किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, हम इसको कैसे डील करना है। Okay. It helps in decision making and also providing guidance and counseling. Further, psychological assessments is used by psychologists in various fields such as education, career, clinical and organizational setup. ये different fields में यूज होता है, जैसे न्यूरोसाइकोलॉजी होता है, फोरेंसिक साइकोलॉजी में यूज होता है, सोशल साइकोलॉजी में यूज होता है टू मेजर बिहेवियर। अब असेसमेंट करने के रीजंस क्या होते हैं? क्यों हमको पर्सनैलिटी असेस करनी पड़ती है? जब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो पहले पर्सनैलिटी को असेस क्यों करता है? उसकी ट्रेट्स को चेक करने के लिए। ओके, अलग अलग टेस्ट होते हैं कि किस टेस्ट से क्या पता लगेगा हमको। ठीक है, असेसमेंट होते हैं ट्रेट्स के लिए, इमोशनल बिहेवियर्स के लिए। ठीक है, अब करते कैसे हैं? कई मेथड होते हैं असेसमेंट करने के लिए। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज होती हैं, रेटिंग स्किल्स होते हैं और बिहेवियरल डाटा होता है और सिचुएशनल टेस्ट होते हैं। ओके, सो असेसमेंट जो हमारा होता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस करेंगे तो उसमें क्या क्या फॉलो करना होगा हमको। ठीक है, असेसमेंट जो होना चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक होना चाहिए, कि मतलब हमको उसका रेलेवेंस पता होना चाहिए। जो हमारा क्लाइंट है, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, हमको सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी असेस करनी पड़ेगी। जैसे कि एक मिनट, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा एज ए साइकोलॉजिस्ट और हमसे कोई भी हेल्प चाहिए उसको, तो हमको सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को असेस करना पड़ेगा कि इसको मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ, इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ इसकी लाइफ। इसकी ट्रेट्स क्या है, इसकी बायोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है, इसके इमोशनल बिहेवियर्स क्या है, कि किस सिचुएशन में कैसा एक्ट करता है। ओके, तो अब असेसमेंट करने के कुछ एपीए ने गाइडलाइंस निकाली हुई है, प्रिंसिपल्स हैं कि उनको उसी तरह किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली है कि वो होलिस्टिक होना चाहिए, कंपैरेटिव एंड होलिस्टिक होनी चाहिए। ओके, कंपैरेटिव और होलिस्टिक मींस all the relevant aspects need to be taken into account. Okay, इंडिविजुअल की लाइफ की जितनी भी एस्पेक्ट होंगी, उसका कल्चर कैसा है, सोशल कैसा है, इंडिविजुअल नीड्स क्या है, सब चीज हमको कंसीडर करनी होंगी और उसके बेस पे हमको असेसमेंट करना होगा, उसके बेस पे टेस्ट बनाना होगा। ये किस कल्चर से आता है, क्या इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, हमको हमको सारी चीजें अकाउंट में लेनी होगी।
उसके बाद होता है सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, इसका एक सिस्टम होना चाहिए स्टार्टिंग से। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एज टू व्हाट, हाउ एंड व्हाई टू असेस। कि हमको इसकी स्टार्टिंग से प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको क्या असेस करना है। ठीक है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गोल्स होते हैं। ठीक है, असेसमेंट के मेथड और टेक्निक टू अचीव आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, टूल्स सारे होने चाहिए कि क्या टूल चाहिए इसमें। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, स्कोरिंग के लिए, क्वेश्चनेयर्स, सब कुछ पहले से सिस्टमेटिक अरेंज करके रखना होता है। इन दोनों में कोई डाउट है, इन दोनों पॉइंट्स में अभी तक? ओके, तीसरा है ये ऑनगोइंग होना चाहिए। ऑनगोइंग का मतलब कि हम अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, ओके, हम एक बार उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट देते हैं, कोई क्वेश्चनर देते हैं, तो हो सकता है कि अगली बार हम जब उसका टेस्ट करेंगे तो सेम क्वेश्चन के वो डिफरेंट आंसर दे दे, इमोशनल स्टेट अलग हो उस टाइम पे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इट नीड्स टू बी एन ongoing assessment to capture the dynamic nature of human behavior। अगर हम एक बार टेस्ट ले लेंगे तो उसका डायनामिक बिहेवियर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उसको हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि इसके डायनामिक्स क्या है, पर्सनैलिटी को क्या क्या चेंज करता है अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है, एपिसोडिक असेसमेंट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ इंडिविजुअल। जो एपिसोडिक है, हम एक बार ले लेते हैं फिक्स, चलो एक बार असेसमेंट ले लिया उसके बाद काम करते हैं, तो उसका जो डायनामिक नेचर होगा, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस होंगे इमोशंस के थ्रू, कि भाई आज मैंने जो इससे क्वेश्चन पूछा इसका इमोशनल स्टेट कुछ और आज, लेकिन कल हो सकता है कुछ और इमोशनल स्टेट हो उसका, तो उसके आंसर्स डिफर कर सकते हैं। ये क्लियर है ऑनगोइंग? नेक्स्ट वन इज इट शुड बी एक्यूरेट। अब एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? इट शुड बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ असेसिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। ओके, ये रिलायबल होना चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए इसकी। ओके, रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है, पता है किसी को? बताएगा कोई कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है टेस्ट? Reliability is dependability, and uh, validation is acceptance. ओके, लेट मी एक्सप्लेन। रिलायबिलिटी जो होती है, रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन टाइम ऑफ इंडिविजुअल ऑन ए टेस्ट। ओके, कि जो टेस्ट है उसके 2-3 बार की ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो उसके जितनी बार भी हम टेस्ट ले रहे हैं, एक लंबा टेस्ट है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो सकता है। कि अगर 200 जैसे 16 फैक्टर टेस्ट है, उसमें 200 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं। कभी कभी क्या होता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उसमें हर बार क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे वो अलग आंसर दे रहा है, दूसरी जगह पे अलग आंसर दे रहा है। और फिर होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी रिफर्स टू हाउ वेल टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू कैप्चर। कि जो जिस चीज के लिए हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमने किसी सब्जेक्ट पे टेस्ट किया, तो हमारे जो वो है इंटेंट्स हैं, हमको क्या मेजर करना है, ठीक है, वो बिल्कुल इंटेंट्स पहले से होने चाहिए। वैलिडिटी रिफर्स टू हाउ वेल इट टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स। हम जो टेस्ट कर रहे हैं और जो हमको मेजर करना है, ठीक है, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको एक ट्रेट है कोई, हमको ट्रेट टेस्ट करनी है किसी की, कोई इंसान कितना आउटगोइंग है या कोई इसमें कितना ओपननेस है, कौन ओपन है एक्सपीरियंस के लिए, उसके लिए हमको जो टेस्ट करना होगा वो रिलेवेंट होना चाहिए कि हमको इसकी यही ट्रेट टेस्ट करनी है, ना कि उस पर कोई बायोलॉजिकल ट्रेट के लिए कोई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंट क्लियर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए कि मेरे को ये टेस्ट करना है, तो मैं ये वाला टेस्ट यूज करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर बात आता है इसमें वैलिडिटी में कुछ डाउट है क्या?
ओके, अब कॉन्फिडेंशियल सबको पता होगा। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जो क्लाइंट का हमारा डेटा है, क्लाइंट की जो रिपोर्ट है, ये टेस्ट के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, कंसेंट साइन करना होता है। अब कॉन्फिडेंशियल कब तक रखना होता है? इसकी भी कंडीशन होती है कि जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, या तो क्लाइंट के लिए या सोसाइटी के लिए, तब तक हमको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। टेस्ट के रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट हम किसी को नहीं शेयर कर सकते क्लाइंट के अलावा। ओके, ये प्रिंसिपल्स होते हैं टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसके बाद आता है कि पता लगे ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है? जो टेस्ट हम करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कि कैसे हमको इंडिकेशन होगी, इंडिकेट होगा कि एक टेस्ट हम कर रहे हैं वो एक गुड टेस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है टेस्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है गुड टेस्ट की, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इट रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी in administrations of the test and scoring and interpretation of the test responses. It ensures that there is no variation even if it administered by different researchers individuals, so the respondents get the same instruction regarding how to take the test and answer it. Okay, तो जो हमारा टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उसको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 16 फैक्टर टेस्ट, हम कोई एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का एग्जांपल लेते हैं। कहीं कोई एग्जाम है कि भाई इस एग्जाम में जिसके 60% मार्क्स आएंगे वो क्वालिफाई होगा। ओके, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि 60% वाला पास होगा, बाकी सब फेल होंगे, 60% वाला क्वालिफाई करेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम उस टेस्ट को किसी और स्कूल में कर रहे हैं तो हम थोड़ा कम कर दें, उसको कंसेशन दे दें। ठीक है, या किसी स्कूल में उस टेस्ट की लिमिट बढ़ा देंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसकी 70% है, 80% है। वो एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि इतना ही चाहिए, यही आंसर होंगे और इस आंसर के लिए इतने मार्क मिलेंगे। ओके, उसके बाद आता है नॉर्म्स। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्म्स। एक टेस्ट के नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स क्या होते हैं टेस्ट के? किसी के नॉर्म्स आते हैं स्कोर्स, कि भाई सबसे पहले जब वो टेस्ट किया गया है, कि किसी ने टेस्ट बनाया, जैसे कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, किसी ने इन्वेंट किया है, जैसे ट्रेड की टेस्ट को अगर हम एग्जांपल लें, कि जिसने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया कि ये एक ट्रेड को टेस्ट करने का टेस्ट है, कि हम इसको इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट्स पे, इससे हमको पता लगेगा कि उस सब्जेक्ट की ट्रेड्स क्या है। ओके, तो जो इनिशियल जो उसके रिजल्ट होंगे पहली बार जब ये टेस्ट हुआ होगा, ठीक है, तभी उसके कुछ स्कोर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज कर दिए गए। अगर कोई ए सिलेक्ट करता है, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर कोई ए सिलेक्ट करता है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, बी सिलेक्ट करता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। पहला जो इनिशियल जो स्कोरिंग होती है, टेस्ट नॉर्म्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाई, लो एंड एवरेज परफॉर्मेंस। इन्हीं स्कोर्स के बेसिस पे हमको पता लगेगा कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, कि 60% किसने ए, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है टेस्ट का, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और 4। इनमें से ए से ए का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो अलग होगा इनिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, बी का अलग स्कोर होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। चारों ऑप्शंस के अलग अलग इंटरप्रिटेशन होंगे, पहले से सेट होंगे कि ए जो सिलेक्ट करेगा वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके, ये पहले से नॉर्म्स बने हुए होते हैं, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे टेस्ट के, कि कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि भाई अगर कोई ए सिलेक्ट कर रहा है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसने बी सिलेक्ट कर दिया तो उसके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ये प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं किसी भी टेस्ट। समझ आया नॉर्म्स क्या होते हैं? Yes, sir. और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्लियर है ये दोनों चीज?
या फिर से बताऊं? अब असेसमेंट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस फील्ड में यूज होते हैं, ताकि यूज होता है उनके किस किस फील्ड में? अब जैसे एजुकेशनल है, एजुकेशनल फील्ड में साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स यूज होते हैं। ओके, क्लिनिकल में यूज होते हैं, करियर काउंसलिंग में यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी यूज होते हैं। ओके, सोशल साइकोलॉजी में यूज होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी में होते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी। बेसिकली हर साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड होगी उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट है, टीचर है, स्कूल में है, काउंसलर है, उसको जब तक पता नहीं होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसके ट्रेट्स क्या है, कि किस सिचुएशन में कैसे डील करता है, इसका कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो डोमिनेंट है, ओके, तब तक वो उसकी हेल्प कैसे करेगा? तो पहले उसकी पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए ना, इसकी ट्रेट्स क्या है, कैसे फंक्शन कर रही है इसकी बॉडी, इसके बिहेवियर क्या है किस चीज को लेकर। और उसके बाद क्लिनिकल है, क्लिनिकल में डायग्नोसिस वगैरह के लिए पहले पर्सनैलिटी टेस्ट करनी ही पड़ती है कि उसको इलाज कैसे करना है उसका, हेल्थ पे भी इशू हो, इफेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। कैरियर में कैरियर काउंसलर्स होते हैं कि वो देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपकी जो वो है। वंस अगेन प्लीज, कृष्णा युक्त, क्या रिपीट करना है? चैट बॉक्स में डाल दो। कृष्णा युक्त है यहाँ पे? क्या चीज रिपीट करनी है? तो बेसिकली अभी तक हमने बात की है कि असेसमेंट और टेस्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है, असेसमेंट क्यों जरूरी होते हैं, और प्रिंसिपल एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के क्या होते हैं, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें से कुछ मिस किया है? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टेस्ट। सो बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज से रिपीट करता हूँ दोबारा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई भी टेस्ट अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हो और आप किसी के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, तो उस टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, कैसे वो एक गुड टेस्ट होगा, कैसे रिलायबल होगा वो, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, स्कोरिंग होगी, आप उसको कैसे एक स्टैंडर्ड रख सकते हो कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन ठीक हुई है मेरी। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज होना चाहिए टेस्ट, इसके पहले से स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसकी, कि मैं किसी के ऊपर भी वो टेस्ट करूंगी कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो भाई और आपको टेस्ट करने हैं रिसर्च के लिए, तो टेस्ट करने के लिए क्या होगा, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं ट्राई करना होगा टेस्ट, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे ट्राई करना है, और हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ सेम नॉर्म्स होने चाहिए, टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि ये जो आंसर देगा, अगर सब्जेक्ट ए इस क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा है, उसको मैं 10 मार्क्स दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो सब्जेक्ट बी को भी मैं उस आंसर के लिए सेम मार्क दूंगा, सेम मार्क्स दूंगा। ओके, स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। उसके बाद नॉर्म्स आते हैं, नॉर्म्स होते हैं बेसिकली रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। जिसने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है उसने क्या रूल्स डिफाइन किए हैं इसके, कितने किस ऑप्शन का क्या स्कोरिंग होगी, ठीक है, कैसे स्कोरिंग होगी, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, और जो टेस्ट टेकर है, जो पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट है, उसको कैसे टेस्ट पूरा देना है। ये सब नॉर्म्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। रिलायबिलिटी होती है कि रिलायबल होना चाहिए टेस्ट, कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसका एक टेस्ट ले रहे हैं फिर दूसरा टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें जो सेम सेम क्वेश्चन होंगे, सेम ट्रेट को, बेसिकली सेम ट्रेट को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो आंसर्स हो देगा, ठीक है, वो रिलायबल होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन होगी कि भाई एक जगह पे उसने उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे दिया है,
और दूसरी जगह पे कुछ और दे दिया, तो रिलायबल नहीं होगा। पर वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी रिफर्स टू कि हम जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, जैसे कि मैंने किसी की बायोलॉजिकल ट्रेट को टेस्ट करने के लिए एक असेसमेंट किया है और एक टेस्ट बनाया है, तो मेरे जो टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को टेस्ट कुछ और करना है, मैंने टेस्ट कुछ और बनाया है। टेस्ट करना कुछ और है, इंटेंट कुछ और है टेस्ट का, लेकिन टेस्ट मेरा रेलेवेंट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो टूल्स यूज होंगे, ठीक है, टूल्स, क्वेश्चंस या कोई भी मोड ऑफ टेस्ट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए कि जो हमको करना है टेस्ट उसके। अब ठीक है, पॉकेट आउट नहीं है ना चारों चीजों। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में होता है, ये कहते हैं ना, एजुकेशनल सेटअप में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, असेसमेंट जरूरी होते हैं करने। ओके, काउंसलिंग में, काउंसलिंग तरह तरह की काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, कैरियर काउंसलिंग होती है, एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसमें भी पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिविजुअल क्लाइंट है उसकी ट्रेड्स क्या है, उसका कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। अगर हम उसको कुछ स्ट्रेस सिचुएशन में डालते हैं, उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि उसको स्ट्रेस हो, वो क्या चीज यूज कर रहा है एंजाइटी को कम करने के लिए, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में आता है कि कोई भी ग्रुप है, मैं किसी सोशल ग्रुप का असेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उनका कल्चर क्या है। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली यही होती है कि एज ए ग्रुप हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी सोशल, किसी कल्चर की, इंडिविजुअल की नहीं करते, सोशल इश्यूज पे काम करते हैं हम, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजी पता है, न्यूरो साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? न्यूरो साइकोलॉजी होती है कि जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, नर्वस सिस्टम की जो साइकोलॉजी होती है, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी होती है कि नर्वस सिस्टम हमारा जो है उसके जो फिजियोलॉजी है वो हमारे आउटसाइड बिहेवियर पे क्या इफेक्ट डालती है, कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं। और फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी इज जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होती है, ओके। जैसे कोई भी केसेस हो गए, क्रिमिनल केस हो गया, कोई भी जुडिशियल हो गया, उसमें कोर्ट्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, फोरेंसिक बेसिकली पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो फोरेंसिक होते हैं, ओके। इन सब जगह पे असेसमेंट जरूरी होता है। उसके बाद एथिक्स होते हैं, किसी भी असेसमेंट को हम कर रहे हैं तो उसके एथिक्स क्या डिफाइंड है, कि क्या क्या होना चाहिए टेस्ट में, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं असेसमेंट करने निकले पड़ू। जो एपीए है, एपी की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन। ये बेसिकली कंट्रोल करता है सभी साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड में, ओके। सो इन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, क्या क्या गाइडलाइंस बनाई है? असेसमेंट शुड बी डन बाय ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो असेसमेंट कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड की, साइकोलॉजी की, या फिर उसकी ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी ने देखा कि भी हाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं, और वो ठीक है निकल पड़ा, अपनी कॉपी पेन उठाया और चलो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे क्या होगा, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होंगी वो गलत होंगी, उसको पता ही नहीं कि टेस्ट करते कैसे। अब उसका कोई क्लाइंट है, वो क्लाइंट के सामने बैठ गया, फिर चलो ऐसे मान लो कि किसी फ्रेंड के सामने बैठ गए, हमको कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे होता है, और हमको उसकी इंटरप्रिटेशन सही से नहीं आती, स्कोरिंग सही से नहीं आती, तो हम क्या पता उसको गलत इनपुट देंगे, गलत इनपुट का उस पर क्या असर पड़ जाएगा, वो क्या सोचने लगेगा अपने बारे में, यार मैं तो ऐसा हूँ, कि ट्रेड कुछ और है, हम उसको बता कुछ और देंगे। सेकंड पॉइंट है, इट्स अनएथिकल टू कंडक्ट असेसमेंट विदाउट एनी डिग्री और ट्रेनिंग, ये हो गया। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सबसे पहले हमको कंसेंट साइन करना होगा कि हम जो भी करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, हमारा इंटेंशन क्या है उस टेस्ट को लेके, हम क्यों कर रहे हैं ये इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या है टेस्ट को लेके, हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम
हमको उससे सब कुछ बताना होगा, ओके, कंसेंट साइन करना होगा कि वो रेडी है या नहीं अपनी बातें शेयर करने के लिए। हो सकता है वो स्टार्टिंग में अपनी जो भी इनपुट है तुमको ना दे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट को ना दे, वो उल्टे सीधे जवाब दे, उसको कोई क्वेश्चन पसंद ना है, ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है भाई, वो आंसर ना देना चाहता हो, इससे पहले ही एक कंसेंट साइन करना होता है कि हम आपसे इस टेस्ट में ये होगा और हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आप रेडी हो तो एक कंसेंट साइन होने के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट को इंश्योर करनी होती है कि कॉन्फिडेंशियल रखी वो टेस्ट हो, उसके स्कोर्स हैं, उसकी जो रिपोर्ट है टेस्ट की, उसको सीक्रेट ही रखना है, सिर्फ क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में होनी चाहिए, तीसरा कोई नहीं, ठीक है। रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स है वो अनबायस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट है वो किसी क्लाइंट को टेस्ट कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, और वो अपने खुद के कल्चरल लॉजिक उसमें लगा सकता है कि अगर उसका कल्चरल बैकग्राउंड कुछ और है, मान लो कोई इंडियन है, इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो इंडिया का नहीं है, उसके कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, वो हो सकता है आपके बिलीफ से अलग बिलीफ हो उसके, ओके। तो हमको जो बेसिकली डिपेंड होना है वो नॉर्म्स पे डिपेंड होंगे हम, कि उसके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी स्कोरिंग करें, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी स्कोरिंग करें, अपने अ, जो बिलीफ्स हैं वो बीच में ना आए, ठीक है, हमारा कोई भी बायस नहीं होना चाहिए उसमें, एज ए साइकोलॉजिस्ट कोई भी बायस नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ है unethical to share client's report unless it's not a life threatening situation for client and society। ये हम कवर कर चुके हैं। जो रिपोर्ट होगी, क्लाइंट का जो डेटा होगा, उसके रिजल्ट्स होंगे टेस्ट के, उसकी पर्सनैलिटी के, जिसने भी आपने किया है पूरा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद या टेस्ट के बीच में जो भी रिपोर्ट्स निकली हैं उसकी, ठीक है, उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते सिवाय क्लाइंट्स के, जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है क्लाइंट के लिए या सोसाइटी के लिए। हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी अग्रेसिव पर्सनालिटी का हो, ठीक? कि जेल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्रिमिनल्स को काउंसल करते हैं, हम शेयर नहीं कर सकते तब तक जब तक हमको ये ना लगे कि क्लाइंट को कोई खतरा है इस कॉन्फिडेंशियलिटी से, या कि फिर सोसाइटी को कोई खतरा है। लास्ट है important to be aware of test taking situation and ethics and cultural background of test taker। हमारा जो टेस्ट टेकर है क्लाइंट है, ठीक है, हमें सब कुछ कंसिडर करना होगा, अवेयर होना पड़ेगा सिचुएशन के बारे में कि हम जहाँ टेस्ट ले रहे हैं उस टाइम सिचुएशन क्या है, ठीक है, इसके कल्चरल एथिक्स क्या है। ऐसा नहीं है कि हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने कल्चरल के हिसाब से टेस्ट दे रहा है, ठीक है, हम क्या क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते उससे कि उसकी सोसाइटी में ऐसा क्वेश्चन पूछना मे बी उसको हर्ट कर जाए क्वेश्चन, ओके। जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ है क्या पता उस टाइम में बहुत स्ट्रेस में है वो, तो हम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकते, ओके। एथिक्स में कोई है डाउट? ये 7 एथिक्स है, कोई डाउट हो, कुछ ऐड करना हो, समझना आया हो? है कोई डाउट? आगे करें। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब असेसमेंट के यूजेस क्या क्या होते हैं, ओके, अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट के यूजेस। तो फर्स्ट यूज हम बात करेंगे यहाँ पे स्कूल्स और एजुकेशनल सेटअप में। देखो, पर्सनैलिटी जो भी होगी, पर्सनैलिटी ट्रेट जो होंगे वो चाइल्ड की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस होगी स्कूल में, एकेडमिक और स्पोर्ट्स या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर्स। जो भी पर्सनैलिटी हो, जैसे कि एक रिसर्च हुई 1995 में, उसमें क्या फाउंड आउट हुआ कि जो एग्रीएबलनेस होती है, जो 5 ट्रेट्स होते हैं ना, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन,
और न्यूरोटिज्म। जो 5 फैक्टर होते हैं, जो एग्रीएबल में ज्यादा रेट करता है जो इंसान, एग्रीएबल ज्यादा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट होगा उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट। कोई बता सकता है एग्रीएबल पर्सनैलिटी क्या होती है? अगर किसी भी पर्सनैलिटी में एग्रीएबल ज्यादा रेट करता है कोई भी इंडिविजुअल, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? क्या फैक्टर्स होंगे उसकी पर्सनैलिटी? कोई एक दो फैक्टर बता दो कि ऐसा होगा। हाँ, आई थिंक जो मतलब किसी के साथ भी जल्दी एग्री कर ले, मतलब कोई भी बात पे जल्दी एग्री कर जाए। हाँ, वो ट्रस्टवर्दी होता है, ट्रस्टवर्दी भी होता है वो इंसान। गलेबल है, और गलेबल टाइप। हाँ, गुलेबल टाइप होता है वो, ट्रस्टफुलनेस बहुत ज्यादा होती है उसमें। ओके, तो इस में क्या हुआ, थियरी में जो भी टेस्ट किए गए 1995 में, उसमें फाउंडिंग आई, एग्रीएबलनेस में जो हाई रेट करता है जो बच्चा, एजुकेशनल अचीवमेंट इम्पैक्ट होती है इससे, ठीक है। और कॉन्शियसनेस जो होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है? ये एकेडमिक सक्सेस पे, एजुकेशनल और एकेडमिक फर्क पता है? एजुकेशनल होती है ओवरऑल एजुकेशन जो होगी, वो सीखेगा अपने एनवायरनमेंट से, सीखेगा कैसे भी सीखेगा। और एकेडमिक जो होती है, जो उसकी करिकुलम है, ओके, स्कूल का जो एकेडमिक्स उसके मार्क्स हैं, वो क्यों होगा? कंटेंशियसनेस में क्या होता है? कंटेंशियसनेस में बंदा होता है वो ज्यादा रूल फॉलो करता है, अपनी चीजों को ऑर्डर में रखता है, ठीक है, हर तरह से उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। अगर मैं उठ रहा हूँ, उठने के बाद मेरा बेड बिल्कुल साफ सुथरा हो जाना चाहिए, वो अपना बेड बनाएगा, ठीक है, अपने पेंसिल पेन, स्कूल जाने से पहले रात को ये सब कुछ सेट करके रख लेगा कि यहाँ मेरे जूते रखे हुए हैं, यहाँ मेरी ड्रेस रखी है प्रेस करके, और मैं सुबह उठूंगा पहन के चला जाऊंगा। ओके, देखा होगा ना, कई बच्चे रखते हैं बहुत ही ऑर्डर में रखते हैं अपनी चीजों को, उसकी बुक्स ऑर्डर में होंगी, स्टेशनरीज ऑर्डर में होंगी, सब कुछ ऑर्डर में होता है, उसके जूते चप्पल सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में रखा होता है। वो होते हैं कंसेशननेस में हाई करते हैं लोग, उनकी एकेडमिक सक्सेस ज्यादा होती है। ओके, अब जो बुलीज होते हैं स्कूल में, बुली का जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसने फाउंड आउट किया कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कि जो बच्चे या तो बुलीज होते हैं या बुलीज बनने वाले होते हैं फ्यूचर में, वो बच्चे साइकोटिज्म में हाई रेट करते हैं। अब साइकोटिज्म क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जब हमने लास्ट चैप्टर 1 किया था उसमें साइकोटिज्म पढ़ा था। क्या होता है साइकोटिज्म, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? अगर कोई इंसान साइकोटिज्म में हाई रेट कर रहा है, तो उसकी कौन सी ट्रेट ज्यादा डोमिनेंट होगी? है किसी को आइडिया कोई? एग्रेसिव, इम्पल्सिव। ओके, इम्पल्सिव, हाँ कह सकते हैं इम्पल्सिव। देखो, अब याद करो कि हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं, पढ़ा था ना, 3 टाइप्स होते हैं, हमको सुपर ट्रेट्स कहते हैं जिनको, ठीक है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल होता है वो रेंज करता है 3 स्टेजेस में। एक होती है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, या तो इंट्रोवर्जन की तरफ ज्यादा रेंज करेगा, एक्सट्रोवर्जन की तरफ ज्यादा रेंज करेगा, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा रेंज करेगा, या फिर वो रेंज करेगा न्यूरोटिज्म की तरफ, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी कम होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ओके, और लास्ट वन हमने पढ़ा था लो कॉन्स्टेंट एंड हाई कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट याद है क्या होता है? एक कौन सी एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की कॉन्स्टेंट बायोलॉजिकल ट्रेट्स में? याद है किसी को? इकरा है यहाँ पे? ओके,
बताता हूँ मैं। जो लो एंड हाई कांस्टेंट होती है कि कोई इंसान लो कांस्टेंट पे रेंज ज्यादा करता है, कांस्टेंट लेवल क्या है उसका। लो कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की, कि उसमें जो इम्पल्सेस आ रहे हैं, उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी इमोशन को लेके, या अगर किसी को बुरा लग रहा है या किसी को गुस्सा आ रहा है, उसको अपने उस इमोशन पे रिस्पॉन्स कैसे करना है। ओके, उसकी इम्पल्सेस पे अगर कंट्रोल है तो वो इंसान हाई होगा कांस्टेंट, और अगर किसी इम्पल्स पे कम कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, तो वो लो कांस्टेंट। तो जो इंसान कांस्टेंट लो का कांस्टेंट लेवल होता है जो लो होता है, इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एक्चुअली हाई होते हैं साइकोटिज्म। समझ आया? लो कांस्टेंट मींस हाई ऑन साइकोटिज्म। समझ आ गया ना? या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो। तो जो दे फाउंड आउट कि जो बच्चे हाई होते हैं साइकोटिज्म में, वो बुलीज बन चुके होते हैं या बनने वाले होते हैं, ये पहले ही उनका असेसमेंट करके, पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है स्कूल्स में, असेस करके उनकी पर्सनैलिटी को इसके साथ डील किया जाए। ओके, कैरियर डिसीजंस में होता है फाइंडिंग आउट द फिट बिटवीन कैरियर रिक्वायरमेंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट। वो जिस कैरियर को चाहता है, कि कहीं जॉब करना चाहता है, किसी कैरियर में अपना फ्यूचर देखता है कि मेरे को ये बनना है, अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है कैरियर की और उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है जो, वो मैच करती है या नहीं। कोई एग्जांपल दे सकता है इस चीज का कि कोई पर्टिकुलर जॉब हो, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए होती है, कोई भी जॉब का एग्जांपल। कोई जॉब, जैसे किसी को टीचर बनना है, ओके, तो उसमें क्या स्पेसिफिक ट्रेट होनी चाहिए कि अगर उस इंसान में वो ट्रेट नहीं है तो मे बी वो उस करियर में सक्सेसफुल ना हो पाए। टीचर के लिए तो आई थिंक पेशेंस होना जरूरी है। और जैसे पेशेंस होता है, ठीक है, किसी को सोल्जर बनना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो अलग अलग कंडीशंस में काम कर सके। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी कंडीशन को देख के स्ट्रेस में आके इम्पल्सिव हो जाता है। इमोशनली स्टेबल होना चाहिए इंसान को। अलग अलग कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, काफी कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं, उनकी ट्रेट्स को एसेस करते हैं, और फिर उनके उसके हिसाब से कैरियर का फिट बताते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, ट्रेट है, वो इस रिक्वायरमेंट में फिट होता है। ओके, इसके बाद आता है क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के? अब किसी की पर्सनैलिटी है इंसान की, वो उसको क्लिनिकली कैसे इफेक्ट करती है। किसी भी डिसऑर्डर का डायग्नोज करना है किसी भी साइकोलॉजिस्ट। जैसे किसी को कोई भी डिसऑर्डर है, ले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है किसी को, ओसीडी, अब उसको क्या आदत है? ओसीडी में किसी को हाथ धोने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ये उसको लगता है कि मेरे हाथों में ना जर्म्स आ रहे हैं बार बार और मैं धोऊंगा। लोगों को एक बहुत हाई लेवल पे डिसऑर्डर हो जाता है कि वो एक दिन में पूरे पूरा सोप खत्म कर देते हैं, हाथ धो धो के हैंड वॉशेस खाली कर देते हैं, दिन में 50-50 100 बार हाथ धो लेते हो। उनको ऑब्सेशन होता है इस चीज से, वो डिसऑर्डर होता है। अब इसको डायग्नोस अगर कोई करेगा, वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा या किसी भी मेंटल एक्सपर्ट के पास जाएगा, तो सबसे पहले उसको उसकी पर्सनैलिटी को असेसमेंट करना पड़ेगा। इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसको कैसे क्योंकि जब तक पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं करेगा वो डील नहीं कर सकता उसको। okay? और काउंसलिंग टाइप, एट टाइप पर्सनैलिटी, किसी को पता है एट टाइप पर्सनैलिटी क्या होती है? एट टाइप पर्सनैलिटी में एक्सप्लेन करता हूँ। एट टाइप पर्सनैलिटी होती है कि ए टाइप पर्सनैलिटी आर मोर कंपल्सिव, एम्बिशियस, रेस्टलेस। ओके, इनमें कंपल्सिव टेंडेंसीज ज्यादा होती है, लैक ऑफ इंट्रोसेप्शन होते हैं इनके अंदर, एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, और ये एक कॉमन चीज होती है इनमें, अर्जेंसी ऑफ टाइम बहुत होती है इनके अंदर। ये हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं कि टाइम खत्म हो रहा है इनका, दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बोलते हैं कि मेरे को तो जल्दी जाना है, मेरे पास ये चीज का टाइम नहीं है, जल्दी करो,
जैसे काफी होता है ना कि ऑर्डर लेने जाते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, काउंटर पे खड़े होते हैं, आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन बार बार वो ऑब्सेसिव, वो बार बार बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। नोटिस किया होगा, ऐसा होते हैं काफी लोग जो टाइम की अर्जेंसी दिखाते हैं। अब ए टाइप पर्सनैलिटी में क्या होता है कि जो हार्ट रिलेटेड इश्यू होते हैं ना, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है, दे आर प्रोन टू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हो। ओके, अब हेल्थ में एक पर्सनैलिटी ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो किसी की हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी ट्रेट हैव इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर हेल्थ प्रैक्टिसेस। हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस पे जो उसका इफेक्ट होता है पर्सनैलिटी ट्रेट का, वो होता है, ये रिसर्च की थी बूथ केली केवली एंड विकर्स ने 1994 में। they reported that ocean traits, ओशन फैक्टर्स पता है ना सबको, जो 5 फैक्टर थियरी है कितनी, ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, है ना, पता है सारी, न्यूरोटिज्म, एग्रीबलनेस, नहीं पता है। 5 फैक्टर थियरी की थी ना हमने, बेसिकली 5 फैक्टर थियरी, बी 5 पढ़े थे जो हमने पिछली क्लास में। अच्छा ओके। ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिज्म, उसको याद रखने का तरीका होता है ये ओशन, ठीक है। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये गुड और बैड हेल्थ प्रैक्टिसेस होते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जो एक्सट्रोवर्जन में ज्यादा रेट करता है जो इंसान, और कंसेंट में ज्यादा रेट करता है, दे आर फाउंड टू हैव हायर लाइफस्टाइल। ओके, जो वो खाना खाते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो क्या क्या करते हैं दिन में, क्या खाते हैं, उनमें कोई बैड हैबिट तो नहीं है, बैड ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उनको। इस ट्रेट्स के जो लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्जन और कंसेंशियसनेस, इसमें क्या होता है, उनकी हायर ऑर्डर लाइफ होती है, हायर प्रैक्टिसेस होती हैं, ईटिंग हैबिट्स उनकी अच्छी होती है। ओके, ऑन द अदर हैंड, जो ओपननेस में ज्यादा रेट करते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं, फाउंड टू हैव मोर रिस्की हेल्थ। कैसे, अगर वो किसी पार्टी में बैठे हैं, मान लो वो स्मोकिंग नहीं करते, स्टार्टिंग से इनिशियल स्मोकर नहीं है वो, अब दोनों को एग्जांपल लेंगे, एक्सट्रोवर्ट और कंसेंशियसनेस में हाई करता है वो इंसान एक पार्टी में बैठा हुआ है, और एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो इंसान है वो पार्टी में बैठा हुआ है, दोनों के साइड में पीयर ग्रुप है, स्मोकिंग कर रहे हैं। ओके, अब अगर उसको कोई ऑफर करेगा, ये बात करते हैं कंसेंशियसनेस वाले इंसान, अगर उसको कोई ऑफर करेगा तो ये इंसान अपनी लाइफ को लेके बहुत क्या कह सकते हैं, सीरियस होता है, तो सब कुछ सही चाहिए अपनी लाइफ में, हर चीज ऑर्डर में रखता है। ये मे बी 90% चांसेस हैं ये डिनाई कर देगा, डिनाइल होगा इसका कि नहीं मेरे को यूज नहीं करनी, मैं स्मोक नहीं करना चाहता। लेकिन जो इंसान ओपन है एक्सपीरियंस के लिए, ओपननेस में ज्यादा रेट कर रहा है, मे बी वो 90% चांसेस है वो एक्सपीरियंस के लिए ट्राई कर ले उसको, कि चलो ट्राई करते हैं। ओके, तो इन ये जो ट्रेट्स हैं ये सीधी सीधी हमारे जो हेल्थ डिसऑर्डर हो गए या हेल्थ लाइफ क्या कहते हैं, हेल्थ फैक्टर हो गए, ईटिंग बिहेवियर हो गया, हेल्थ बिहेवियर हो गया, इसको सीधा सीधा इफेक्ट कर रही है। ओके, जो नेक्स्ट यूज होते हैं असेसमेंट के, वो होते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, स्पोर्ट्स में, ये सॉरी स्पोर्ट्स है, एंड मिलिट्री सेटिंग। ओके, कि इंसान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें टीम बिल्डिंग क्वालिटीज है या नहीं, वो दूसरे अपने पीयर ग्रुप के साथ काम कर सकता है या नहीं, या उसको अकेले अकेले काम करना पसंद है, ठीक है, उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, है ना। ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक जॉब करियर को मोर देन ए डिग्री। डिग्री क्या होती है, एजुकेशनल या एकेडमिक जो अकम्पलिशमेंट होती है, वो सिर्फ उसको अंदर आने में हेल्प करेंगी कि चलो हमारी ये क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का ऑर्गेनाइजेशन को, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए, इंटरव्यू दीजिए और यू विल बी हायर्ड। लेकिन वहां जब वो काम करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगी, बड़ा फैक्टर भी जो रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर वो घुल मिल के नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होंगे,
तो मे बी सर्वाइव ना कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में। ओके, ऐसे मिलिट्री के लिए अलग ट्रेड्स चाहिए होते हैं कि इंसान जो होता है वो कंसेंट्रेशनेस होना चाहिए। ओके, अलग अलग सिचुएशंस में पैनिक ना करे। ओके, न्यूरोटिक नहीं होने चाहिए इसके। अब असेसमेंट के काफी असेसमेंट करने के मेथड्स होते हैं। 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। पहले टाइप में आते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल, डेटा सिचुएशनल टेस्ट। ये सिचुएशनल टेस्ट होते हैं। ओके, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये जो पहली जो कैटेगरी है यहाँ तक, तो हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड्स। ओके, और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये होती है इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड होते क्या है? डायरेक्ट मेथड इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, जो भी मैंने बताए हैं सारे, ठीक है। और इनडायरेक्ट में ये होता है। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे यूज किया जाता है किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ओके, ऑब्जर्वेशन में बात करेंगे। इससे डायरेक्ट मेथड, सबसे पहली बात ये एक डायरेक्ट मेथड होता है ऑब्जर्व इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसमें करना क्या होता है साइकोलॉजिस्ट को, जो कि क्लाइंट है उसको डिफरेंट सिचुएशंस में इसको ऑब्जर्व करना होता है कि किस सिचुएशन में इसका बिहेव कैसा है, उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना होता है। ओके, इन वेरियस सिचुएशंस दिस मेथड हैज पर्टिकुलर डिफिकल्टी as it is more feasible to move around and constant observation। इसमें डिफिकल्टी बस इतनी होती है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, कौन घूमेगा पीछे पीछे, क्या पता क्लाइंट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ऑब्जर्व करने के लिए पूरा दिन रहेगा। अब ये तो नहीं आपको ऑब्जर्व करना है और आप क्लाइंट को अपने सामने चेयर पे बैठा लो और बोलो कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब वो कॉन्शियस हो जाएगा ना कि मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी नेचुरल जो बिहेवियर, नेचुरल ट्रेट्स हैं उसके वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये एक डिफिकल्टी है इसमें। और रिच ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है इसमें। ऑब्जेक्टिव, अब इसमें जो एक मेन चीज फॉलो करनी होती है ऑब्जर्वेशन में, हमको सेट करना होता है पहले से पैटर्न कि किस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना। जैसे हमने भी पहले बात की थी कि वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, कि हमको क्या करना है, वैलिडिटी। ओके, कि टेस्ट हमको जो भी इसकी ट्रेड एग्जामिन करनी है, कोई भी ट्रेड एग्जामिन करनी है, तो हम उस पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढेंगे उसके बिहेवियर। ऐसा नहीं है हम उसको कि एक कॉपी नोटपैड लेके बैठे, पेन लेके बैठे कि हम इसके पूरे दिन को बिहेवियर को असेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, अब क्या नोट करोगे, नोट नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, एक्टिव डेटा नहीं होगा। इसलिए हम एक पैटर्न को व्यू पॉइंट बनाते हैं कि हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और इसमें एक मेन दिक्कत होती है, कैन नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल बिहेवियर ऑफ क्लाइंट। हमको क्लाइंट का जो नेचुरल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर हमने उसको कर दिया डिस्टर्ब, उसको पता लग गया कि भाई हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसका नेचुरल बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो मे बी टेस्ट में उतने वैलिड या रिलायबल हमको इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे टेस्ट। ओके, अब इसके 2 मेथड होते हैं करने के, 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप की होती है ऑब्जर्वेशन। एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जब जो साइकोलॉजिस्ट है, ऑब्जर्वर है, वो किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए। जैसे कि तो कहीं एक क्लास है, कोई भी क्लास है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कंपनी, साइकोलॉजिस्ट वहां पे आता है असेसमेंट करने के लिए, पर्सनैलिटी असेसमेंट करने के लिए बेसिकली एम्प्लॉयज का, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो 2 तरीके से वो कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। पहले कि वो खुद पार्टिसिपेंट बन जाए, खुल मिल जाए उसमें, ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 दिन के लिए आए और किसी को बताए ही ना कि मैं भाई कोई बाहर से आया हूँ और मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, वो बस उनके साथ रहे और असेसमेंट करे। ठीक है, अब ये हो गया ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट। अब दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें वो दूर से ऑब्जर्व करता है इंसान,
जैसे उसको कोई ग्रुप फ्रेंड्स है कि 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, वो कहीं खेल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि उनका ग्रुप में जाके पार्टिसिपेंट बन जाएगा, दूर से ऑब्जर्व करेगा नॉन पार्टिसिपेंट। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं पार्टिसिपेंट का। पार्टिसिपेंट में एक कुंभ मेला होता है, ठीक है, ये रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट में प्लान टू बी ए पार्ट ऑफ मॉन्क ग्रुप and will thus participate in all activities of that group and will make careful notes of the observation। अब वो ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा कि जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट आया कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, ठीक है, वो आके यहाँ पे आया कुंभ मेले में, और वो वैसे ही उनके तरह ही कपड़े पहन ले, उनकी तरह ही टीका लगा ले, उनकी तरह ही बिहेव करने लग जाए और उनकी सारी एक्टिविटी कॉपी करने लग जाए, ग्रुप में शामिल हो जाए, और जो भी उसको पैटर्न उसने सिलेक्ट किए हैं, वैलिड किए हुए हैं कि मतलब ये पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं, वो उसके बारे में नोट करें। मेरे को ये पैटर्न्स इस वे में देखने को मिल गए। और नॉन पार्टिसिपेंट होता है, नॉन पार्टिसिपेंट में होता है, इसमें पार्टिसिपेंट हो जाए, वो पार्टिसिपेट करने के लिए सीख नहीं करता साइकोलॉजिस्ट। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज गुड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एज द क्लाइंट इज बिहेविंग एंड इंटरेक्टिंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। फायदा बस इतना होता है नॉन पार्टिसिपेंट का कि इसमें क्लाइंट डिस्टर्ब नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता क्लाइंट को कि हमारे साथ कोई नया इंसान, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। कोई ऐसा भी होता है ना कि ग्रुप में कोई एक नया इंसान आ जाता है, तो काफी लोगों का बिहेवियर थोड़ा इफेक्ट होता है, वो खुल के बात नहीं करते, उन्हें नेचुरल बिहेव नहीं करते उसके सामने। तो इसलिए इसकी ये एडवांटेज है नॉन पार्टिसिपेंट की। अब जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जो टोटल मेथड है नॉन पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट दोनों की बात करें, तो एडवांटेजेस भी हैं कुछ और डिसएडवांटेजेस भी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। अभी तक इसमें कोई इश्यू है कि समझ ना आया हो ऑब्जर्वेशन में, पार्टिसिपेंट में, नॉन पार्टिसिपेंट में? नहीं समझ आ रहा है। ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है एज ए होल, इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं और डिसएडवांटेजेस होती हैं? एडवांटेजेस होती है जो इसकी, एक एडवांटेज ये है कि फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन व्हेन द क्लाइंट इज एक्चुअली एंगेजिंग इन एक्टिविटी, कि हम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको पता नहीं है कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसकी जो फर्स्ट हैंड एक्टिविटी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कैसे एंगेज हो रहा है, क्या चीज है जो इसको इस एक्टिविटी में एंगेज होने पे प्रेशराइज कर रही है। ओके, ये फायदा होता है इसका, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, समझ में आया ना? ये कोई डाउट नहीं है ना इसमें, इस पॉइंट में? फर्स्ट हैंड एक्टिविटी क्या होती है? ओके, ये दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्जर्वर बायस, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये। अब ऑब्जर्वर बायस क्या होता है? ऑब्जर्वर बायस होता है कि पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग हैव हिज ओन बायसेस, ठीक है, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम which may affect the observation process and interpretation of the observing data। ये जो ऑब्जर्वर है उसके तो कोई ऐसे नहीं है कि उसके कोई पर्सनल बिलीव्स है, ठीक है, वो बीच में आ रहे हैं, उसके जो पर्सनल लॉजिक है, कल्चरल लॉजिक है उसके, वो बीच में तो नहीं आ रहे हैं किसी इंसान के। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बीच में तो नहीं आ रही। अब हम किसी इंसान को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉन बायस होकर ऑब्जर्व करना चाहिए, कि अगर हमारे उस पर जो बिलीव्स हैं वो नहीं जाने चाहिए, कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है और अगर हमारे कल्चर में वो चीज उस वे में बिहेव करना गलत है, तो उसके लिए भी वो गलत होगा। ये बायसेस बीच में नहीं आने चाहिए। ओके, और सेकंड है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर इफेक्ट बेसिकली ये चीज है कि जब जो पार्टिसिपेंट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पता लग जाता है कि मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, आई एम बीइंग ऑब्जर्व। ओके, वो कॉन्शियस हो जाता है और अपना नेचुरल बिहेव नहीं शो करता।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक इजी है। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। क्या है, कोई डाउट तो बता दो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। फिर उसके बाद मे बी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज की। ऑब्जर्वेशन क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई डोंट वांट कि ज्यादा डेटा हो जाए टू लोड। काफी है ना, या फिर आगे करें आज इंटरव्यू से आगे? पहले इसको कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरव्यू होता है, अलग होता है। साइकोलॉजिकल जो इंटरव्यू होता है, असेसमेंट का इंटरव्यू, वो काफी अलग होता है एक नॉर्मल इंटरव्यू से। इसमें क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जैसे हर इंटरव्यू में होते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इंटरव्यू के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप का इंटरव्यू हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अभी क्या होते हैं टाइप्स? जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो क्या चीज होता है, पहले हम स्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं। ओके, पहले हम स्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है is where the psychologist has a predefined set of questions. इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं कि मैं यही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछूं। ओके, वो पहले से लिख के रखता है इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस को पूछने होते हैं पहले से नोट डाउन होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछूंगा। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, सिंगल सेंटेंस में आंसर होता है क्लाइंट का उसमें, वो प्री लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। एक सिंगल सेंटेंस में ही आंसर्स आते हैं उसमें, कि जो पैटर्न जो साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है इंटरव्यू के थ्रू, वो उसी पैटर्न से रेलेवेंट होते हैं क्वेश्चंस, और जो उसके आंसर आते हैं वो भी रेलेवेंट ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जाके भी कोई और आंसर नहीं दे सकता, डिफरेंट आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि कोई सिचुएशन रखते हैं हम कि जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जो पत्ते होते हैं नेचुरल होते हैं वो ग्रीन होते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन करूँ किसी से कि ट्री का कलर होता है वो ग्रीन होता है, अब इसके 2 ही आंसर होंगे, हाँ या ना। अब हम कुछ और तो नहीं कह सकते नहीं कि इस केस में ऐसा होता है, इस केस में ऐसा होता है। नॉर्मली तो ग्रीन ही होता है ना। प्री लोडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और होता क्या है इसमें, बेसिकली दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू क्लैरिफाई फैक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट, and usually when the psychologist has already drawn conclusions and is only verifying facts or looking forward to fill small gaps in information. इसका मतलब क्या है कि वो उसका असेसमेंट कर चुका है, अब जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाया है उसमें वेरीफाई करने के लिए कि भाई इसने मेरे असेसमेंट में जो आंसर्स दिए थे जिस क्वेश्चन के, यहाँ भी ये फैक्ट को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे फैक्ट वेरीफाई नहीं हो रहे, यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उसके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं असेसमेंट से, वो अलग तो नहीं है। इससे क्या होगा कि वैलिड नहीं होगा टेस्ट, अगर अलग आ रहे हैं तो फैक्ट वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे कॉर्नर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट का फुल कंट्रोल होता है इस टाइप के। बाद हम बात करेंगे सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड में कोई है डाउट? अगर है तो कोई पूछ लो। कोई भी डाउट है किसी को? चलो फिर डाउट नहीं है आई Can you थिंक। please summarize it again? स्ट्रक्चर्ड, Yeah, ओके the whole thing. ओके। So basically structured interviews is where the psychologist has a predefined set of questions, okay, which has an explanation of one word or a single sentence answers from the client or participant. इसमें होता यही है बेसिकली कि प्री लोडेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैंने कि लेट्स सपोज मैंने किसी सब्जेक्ट के ऊपर असेसमेंट कर चुका हूं, ठीक, मेरे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इंटरप्रिटेशंस हो चुकी हैं, सारे स्कोर्स मेरे पास,
लेकिन मैं वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये जो इसने मेरे को आंसर्स दिए हैं वो सही कितने सही हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का क्वेश्चनर बनाऊंगा। उसमें मैं उस असेसमेंट के फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा। उसमें जो आंसर्स होंगे वो भी 1 सेंटेंस के आंसर होंगे, हाँ ना, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। ओके, समझ आया? इसमें एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ फैक्ट वेरिफिकेशन के लिए होता What about the other two? है। What about the other two? Unstructured and semi-structured. ओके, आई विल एक्सप्लेन। वही कर रहा हूँ। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज होते हैं, दिस इंटरव्यूज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। ओके, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरव्यू होते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें कुछ क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। इट अलाउस साइकोलॉजिस्ट टू आस्क स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द नीड। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या है? स्ट्रक्चर्ड में होता है कि बेसिक प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस होंगे कि मैं यही क्वेश्चंस पूछूंगा और इस टाइप में ही मेरे को आंसर मिलेंगे। उसमें आंसर क्या मिलेंगे? फैक्ट चेकिंग होगी कि इसने उस टाइम पे आंसर सही दिया था, नहीं डिफर तो नहीं कर रहे, वेरी तो नहीं कर रहे आंसर्स। सेमी स्ट्रक्चर में होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपने लिए एक विंडो रखता है टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स। वो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, सिचुएशनल बेसिस क्वेश्चन, सिचुएशन पे और एक्सप्लोर करने के लिए उसको किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। जैसे उसने पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर्ड है, ओके, अब उसने फैक्ट चेक किया, अब उसमें वो और डीप क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये प्री डिफाइंड नहीं होती कि मैं यही क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, ये समझ आया? हाँ. Such interviews also have predefined questions. Here, psychologist has control during the interviews. Semi-structured interviews allows the psychologist to focus on information which is specific and at the same time allows to explore the possible gray areas of information which they have not explored. Okay, predefined तो होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें डिफरेंट कॉर्नर्स एक्सप्लोर करता है साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रक्चर्ड की तरह नहीं होता कि मैं ये पूछूंगा बस मेरा काम खत्म। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, थर्ड टाइप होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई भी प्री डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं होते। ये बेसिकली ऐसे आता होता है कि चलो आओ बात करें, बैठते हैं। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर। इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी के बेस पे मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूं। जो तुमने आंसर दिया, किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने एक क्लाइंट से कोई आंसर पूछा, उसने जो क्वेश्चन पूछा, उसने जो उसका आंसर दिया, उसके बेस पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। कोई प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस नहीं होते उसमें। ओके, इसमें एक लार्जर पूल होता है ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी collected from client. In this type of interview, aim or objective of the session is just to explore the information about the client. This method is highly time consuming and may or may not fetch relevant information. ओके, इसमें क्या होता है? ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, इसमें कोई पैटर्न्स नहीं होते कि मैं स्पेसिफिकली इस पैटर्न को ढूंढ रहा हूँ इसके बिहेवियर में इस इंटरव्यू के थ्रू। वो सब कुछ उसमें अनस्ट्रक्चर्ड होता है। वो बस बैठते हैं, रैंडम क्वेश्चन होते हैं, वन क्वेश्चन लीड टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया, उसके आंसर के बेसिस पे वो दूसरा क्वेश्चन करता है। और बेसिकली वो क्लाइंट को एक्सप्लोर करने के लिए होता है कि क्लाइंट ऐसा है, उसका बिहेवियर एक्सप्लोर करने के लिए होता है, उसकी हर साइड एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? एक डिफरेंट पैटर्न एक्सप्लोर करने के लिए होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस के रिलेवेंट अगर उसको और एक्सप्लोरेशन करनी है क्लाइंट के बिहेवियर में, अदर डिफरेंट कॉर्नर्स उसको एक्सप्लोर करने हैं सेम क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कोई प्रीडिफाइंड नहीं होता, वो पूरी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, पूरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर। समझ में आया? डाउट है इसमें कुछ? नहीं. ओके, इसमें भी एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। रेलेवेंट कितना रेलेवेंट होता है, कितना डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है। एडवांटेजेस में है a lot of relevant and in-depth information are there, both verbal and non-verbal can be collected with the help of interview method. अब इंटरव्यू मेथड में सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि सामने जो सब्जेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, उसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बात कैसे कर रहा है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसकी वॉइस ऑफ टोन ऑफ वॉइस क्या है,
उसके एक्सप्रेशंस क्या है, बॉडी लैंग्वेजेस क्या है उसकी, किस चीज से चेंज हो रहे हैं उसके एक्सप्रेशन, क्या फर्स्ट हैंड एक्टिविटी है उसकी, कि हमने क्या बात की उससे, किस सिचुएशन में उसको डाला कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं या बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है या टोन ऑफ वॉइस चेंज हो रही है, ये सब कुछ हमको डीप इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर है? और इसकी जो लिमिटेशन ये क्लियर है ना, एडवांटेज। ये मोर क्लियरिफाई करूं इसको थोड़ा वो। चलो फिर आगे करते हैं, फिर लिमिटेशंस को बात करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। इससे आगे की जो है, इसके आगे के जो मेथड्स है, 4-5 मेथड हो रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ 10-15 मिनट बचेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, या कुछ किसी को कोई भी डाउट हो, ओके, तो पूछ सकता है, अपना कुछ ऐड करना हो, फील फ्री फॉर इट। और अब हम पहले लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पहले लिमिटेशन है बायस ऑफ इंटरप्रिटेशन। बायस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होती है? योर मे बी बायस, ठीक है, विद हिज और हर बिलीव्स, may color the interpretation for of the responses in interviews client। अब इसमें सेम बात आ गई, बाइसेस क्या है, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने बाइसेस और लॉजिक्स को बीच में तो नहीं ला रहा है, कि अगर उसने एक पर्टिकुलर आंसर दिया, ठीक है, आंसर दिया जैसे कि कोई रशियन है, ठीक है, अब रशिया हो गया या इंडिया से बाहर जो भी है, साउथ अफ्रीकन है, रशियन है, ऑस्ट्रेलियन है, वहां पे क्या होता है, अल्कोहल बहुत ही कॉमन चीज है यूज करना, ओके। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जहाँ पे कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड और सोशल एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, ओके। और जब वो इंटरव्यू लेता है तो ये भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किसी टाइप का एडिक्शन तो नहीं है उसके अंदर। अगर क्लाइंट कहता है कि हाँ मेरे अंदर एडिक्शन है, तो क्लाइंट के हिसाब से वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि उसके कल्चर में है। इंडिया में भी काफी डिफरेंट कल्चर्स हैं जहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन नॉर्मल चीज है, एक स्टैंडर्डाइज हो गया वो, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन प्रोहिबिटेड है या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर क्लाइंट के कल्चर में सोशली एक्सेप्टेबल है वो चीज, लेकिन इंटरव्यू के कल्चर में नहीं है, तो हम उस पर अपने बिलीफ नहीं लगा सकते। उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, हम अपने बिलीफ के हिसाब से नहीं करेंगे, उसकी जो स्कोरिंग है अपने बिलीफ के हिसाब से नहीं करेंगे, ओके, समझ आ गया? उसके बाद है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या है? हालो इफेक्ट इज बेसिकली which may create a positive or negative first impression of client in the beginning of interview. This accordingly may affect the subsequent interaction between the client। तो कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होगा एज ए साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आएगा किसी क्लाइंट की तरफ से, आपने कोई क्वेश्चन किया और उसने कुछ क्वेश्चन का आंसर बहुत वेग दे दिया, या वो भाई गलत ही है, बिलीफ के हिसाब से भी, बायसेस के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी, आपको बिल्कुल लगा हो ये तो ये बहुत वेग चीज है, और उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो खराब हो गया किसी साइकोलॉजिस्ट की नजरों में कि भाई ये तो यही है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बीच में आ जाता है इंटरप्रिटेशन में, कि हमें उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको इंक्लूड नहीं करना पूरे उसमें जो टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आंसर उसने कुछ ऐसा इररिलेवेंट दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया जो सोशल थिंक कह दी उसने, कुछ ऐसा ही कह दिया कि भाई ये तो बिल्कुल सोशल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका माइंडसेट कुछ ऐसा लगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इंप्रेशन आ गया आपको, उसमें क्रिमिनल वाला फर्स्ट इंप्रेशन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे असेसमेंट को उसी बेस पे जज करें, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो हटाना पड़ता है साइड में, ओके। ये जो हाल इफेक्ट है, ये हाल इफेक्ट उसी से आता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन से आ जाता है, बायसेस आ जाते हैं या कलर हो जाता है उसका इंटरप्रिटेशन होता है फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से। उसके बाद होता है इंटरव्यूअर सब्जेक्टिविटी। इंटरव्यू सब्जेक्टिविटी क्या होती है? एज द इंटरव्यूअर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंटरव्यूइंग and interpreting the responses of the individual. Subjectivity of interviewer may affect the result। इंटरव्यू जो इंटरव्यू ले रहा है वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी भी सेंस में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्लाइंट्स उस पे आ रहे हैं, वो अलग अलग क्लाइंट्स का इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन वो सब्जेक्टिवली उनको रिस्पॉन्स दे रहा है किसी भी क्लाइंट कि चलो
ये चीज हो सकती है, वो रेशनलाइज कर दे। कोई अलग जो क्लाइंट है वो उसको अलग तरह से ट्रीट करे, मे बी कोई रेगुलर क्लाइंट है, साइकोलॉजिस्ट का रेगुलर क्लाइंट है कोई, वो उसके पास सेशंस लेता है हर हफ्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको एक अलग तरह से ट्रीट करे इंटरव्यू में, और जो नया एक इंटरव्यू में आया है वो उसको अलग तरह से ट्रीट करेगा। ओके, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सबके लिए बायस फ्री होना चाहिए। लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब ये क्या चीज होती है, ये लिमिटेशन। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर टू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहले बात कर चुके हैं हम कि रिलायबल होना चाहिए टेस्ट और वैलिड होना चाहिए। अब इसमें कैसे होती है, कम क्यों होती है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी विल बी लेस बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का नेचर ही सब्जेक्टिव होता है, कॉलेजिस्ट जितना भी ट्राई करे सब्जेक्टिव ना होने, लेकिन इंटरव्यू का जो नेचर है वो तो सब्जेक्टिव ही रहेगा, वो सब्जेक्टिव रहेगा। अलग अलग जो भी सिचुएशंस होंगी, सिचुएशंस के हिसाब से अगर अनस्ट्रक्चर्ड को इंटरव्यू चल रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सिचुएशनल बेसिस क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशनल बेस होंगे कि उस सिचुएशन में क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, मे बी जो साइकोलॉजिस्ट देखना चाह रहा है, जो पैटर्न कंज्यूम करना चाह रहा है, जो इंटरप्रिटेशन लेना चाह रहा है, जो ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहा है, वो उसको आए ही ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी पूरे इंटरव्यू में कि वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सके। ओके, क्लियर है ना ये? तो कुछ प्रॉब्लम समझ ना आया? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्वियसली, इंटरव्यू अगर कोई लेता है, मेनली अगर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो वो तो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कुछ प्री डिसाइड है, सब कुछ बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर ले। ठीक है, नॉट इजी टू टेक इंटरव्यू, ये तो सबको पता है कि इंटरव्यू एक स्किल होती है, इंटरव्यू लेना बहुत इजी नहीं होता। अगर हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो तो सीधा है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस इंटरव्यू का, कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं इंटरव्यू को, जो इंटरव्यू देने आएगा उसको आंसर्स देने हैं, वो अपने लिए आंसर देगा, वो बेस्ट आंसर्स देगा। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में क्या होता है, हमको एक्सप्लोर करना होता है, साइकोलॉजिस्ट को एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन मे बी जो पार्टिसिपेंट है वो रेडी नहीं है, वो वेग क्वेश्चंस के, नॉर्मल क्वेश्चंस के वेग आंसर देगा, तो उसको कन्विंस करना ही मुश्किल होता है। ओके, तो ये सब है, यहाँ पे खत्म होते हैं दो मेथड्स। आगे जो मेथड है इसमें मेथड बचे हुए अभी इसमें, ये मेथड सभी बचे हुए इसमें, इन्वेंटरीज, रेटिंग स्किल्स, डेटा एंड सिचुएशनल टेस्ट। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये 4 टेस्ट बचे होते हैं, फिर इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, सो अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ कंफ्यूजन है? क्वेश्चंस पूछे एक दो, इंटरेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर मेरे को भी पता लग जाए ना समझ आया कि नहीं। चलो, अगर अच्छा, मैंने भी बताया था कि लो कांस्टेंट एंड हाई कांस्टेंट क्या होता है, कि जो बुली बनने वाले होते हैं या पोटेंशियल बुली, जो बुली बच्चा होता है या पोटेंशियल बुली होता है, वो किस प्रॉपर्टी में ज्यादा रेट करेगा, किस ट्रेट में? न्यूरोटिक में न्यूरोटिक ज्यादा होगा या न्यूरोटिक कम होगा? न्यूरोटिक ज्यादा। न्यूरोटिक ज्यादा होगा। और अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो कौन सी ट्रेट ऐसी होती है जिसका रिस्की बिहेवियर होता है? हम्म? अगर हम बिग 5 की बात करें, 5 ट्रेट होती हैं ओशियन में, कौन सी ट्रेट ऐसी होती है जिसका जो बिहेवियर होता है वो रिस्की होता है, वो प्रोन होता है गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के लिए? ओपननेस, सेल्फिशनेस, एक्सट्रोवर्जन? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस। टाइम भी होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है सेशन ये, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, या कोई भी डाउट हो तो
सेशन के बाद भी ग्रुप में ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट कर देना कोई भी डाउट हो अभी तक के लिए, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस। ओके, Can you summarize everything? Just like 1 point each. ओके समराइज करते हैं। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट्स, असेसमेंट जो होते हैं वो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को असेस करने के लिए होते हैं, सारी ट्रेट्स और उसके सारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो भी साइकोलॉजिकल हमारी जो भी चीजें होंगी जो असेस करनी होती है हमको, उसको असेसमेंट बोलते हैं। और टेस्ट हम बोलते हैं कि किसी एक चीज को टेस्ट करने के लिए जो हम टूल बनाते हैं, कि अगर कोई ट्रेट हमको चेक करनी है तो उसके लिए टूल बनाएंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, तो उसको हम टेस्ट करेंगे। ओके, उसको टेस्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्यों जरूरत होती है, इंडिविजुअल कैसे डिफर करता है, इंटरेस्ट में करता है, एटीट्यूड में करता है, इंटेलिजेंस में करता है, मूड्स में करता है, मोटिव्स में करता है, पर्सनैलिटी में करता है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम अलग अलग एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर पाए उससे डील करने से पहले। ओके, कि अगर कोई भी इंसान हमारे पास एज ए क्लाइंट आ रहा है तो मेन सी बात है वो हमारी हेल्प चाहता है, ठीक है। और अगर हम उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं करेंगे तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, हम उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके बिहेवियर को, तक हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए टेस्ट तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूज क्यों होता है, इट मेजर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट और बिहेवियर को असेस करने के लिए यूज होता है। यूज कहाँ होता है, कहाँ कौन से ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ पे असेसमेंट यूज होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। मेनली एवरी साइकोलॉजिकल फील्ड में यूज होते हैं, एजुकेशनल में यूज होते हैं, क्लिनिकल में, कैरियर में, काउंसलिंग में, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में, ओके, और हर तरह की साइकोलॉजी। ओके, इट मेजर्स बिहेवियर इन बेसिक स्टेप फॉर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर। इसमें बेसिक स्टेप्स होते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स में मेजर करता है। अब प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एपीए ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि अगर किसी को कंडक्ट करना है साइकोलॉजिकल टेस्ट तो ये सब रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करनी होगी। जो टेस्ट होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कि हमको क्लाइंट का सब कुछ बताना चाहिए, जो क्लाइंट की कल्चरल बैकग्राउंड है, इमोशनल बैकग्राउंड है, वो किस जगह से आता है, बायोलॉजिकल, जियोग्राफी के कल्चर के बारे में सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। कल्चर का पूरा अवेयर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट किस कल्चर से आता है, सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए बैकग्राउंड का। उसके बाद सिस्टमेटिक होना चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कैसे की स्कोरिंग होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, पहले से सब कुछ पेन, पेंसिल, स्टेंसिल्स सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए पहले से। ऐसा नहीं है कोई क्लाइंट आए हमारे पास और डायरेक्टली चलो हम असेसमेंट करते हैं, मीटिंग्स होती है, ओके। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, वन टाइम नहीं होता। जैसे एक बार कोई आया हमारे पास और हमने उसको एक पेपर दे दिया, लो भाई ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें फैक्टर्स होंगे, 200 क्वेश्चन आप भर दो इसमें, ठीक है हम आपको बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ऐसा नहीं है, मे बी वो किसी और मूड में आया हो, इमोशनल स्टेट कुछ हो सकता है, लेकिन हम बाद में अगर उसका टेस्ट लें वो सेम क्वेश्चंस के अलग आंसर दे सकता है। Okay? तो ये ऑनगोइंग होना चाहिए, वन टाइम नहीं होना चाहिए। सेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक ही ट्रेड को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ के वेरीफाई करते हैं। ऑनगोइंग होता है, एक्यूरेट होना चाहिए, ओके, एक्यूरेट तो पता ही है, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस वगैरह है एक्यूरेट होनी चाहिए, भी गलत नहीं होनी चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पता है ना, ये तो शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिलायबल होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए उनके उसके आंसर्स, और वैलिडिटी जो हम ट्रेट एग्जामिन कर रहे हैं हमारा टेस्ट उसी के रेलेवेंट होना चाहिए टेस्ट। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि हम आपकी जो क्लाइंट की डेटा है वो किसी को नहीं देंगे अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है तो। ये तो हो गया असेसमेंट की प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स। प्रॉपर्टीज होती है टेस्ट की, कोई भी टेस्ट अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज होना चाहिए टेस्ट। स्टैंडर्डाइज मीन्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि इस आंसर का कोई भी क्लाइंट मेरे को आंसर देगा तो हर क्लाइंट को मैं इतना ही स्कोर दूंगा। ऐसा नहीं है ना कि अगर सेम क्वेश्चन का कोई और क्लाइंट ए मार्क कर रहा है उसको हम 5 पॉइंट दे दें, और दूसरा जो क्लाइंट ए ही मार्क कर रहा है इस क्वेश्चन का आंसर उसको हम 3 पॉइंट दे दें। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से सेट होने चाहिए, ओके।
उसके बाद आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के, जो उसको बनाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि 16 फैक्टर टेस्ट है, वो किसने बनाया? 16 फैक्टर टेस्ट हम बनाया था जैसे कैटल ने। तो कैटल ने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए कि इस वे में टेस्ट लिया जाएगा, जो इंस्ट्रक्टर है इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देगा, स्कोरिंग इस तरह होगी, और जो पार्टिसिपेंट्स है उनको इस तरह से ये टेस्ट ऑप्ट कर। प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। रिलायबिलिटी एक टेस्ट में अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को यूज करके एक ही ट्रेट को एग्जामिन किया जाता है। ओके, जैसे कि 200 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस दिखने में अलग होंगे, लेकिन वो एक ही ट्रेट को एग्जामिन करते हैं, तो वो वेरी नहीं करनी चाहिए उसका आंसर। वो रिलायबल होनी चाहिए कि भाई जो ट्रेट उसने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई थी वही वो सेकंड में दिखना चाहिए। वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए जो टेस्ट है हमारा, कि जो हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेट हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो टेस्ट है उसमें रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं है कि हम उसके ओपननेस को कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि ये बंदा ओपननेस में कितना रेट करता है, लेकिन हम उसको जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें ओपननेस का क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं एथिक्स। एथिक्स में आता है कि बंदा ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए टेस्ट में, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, और अनबाइस होनी चाहिए, उसकी जो रिपोर्टिंग अनबाइस होनी चाहिए, और हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, सिचुएशन के अवेयर होना चाहिए, कल्चरल बैकग्राउंड के अवेयर होना चाहिए। ओके, इसमें कोई भी डाउट है यहाँ पे? एथिक्स में, एथिक्स में कोई डाउट है तो पूछो। है कोई डाउट एथिक्स में? ठीक है, डिवाइस करते हैं यूज। यूजेस क्या क्या होते हैं इसके? यूजेस होते हैं स्कूल्स में यूज होते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी जो होती है हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। अगर कोई एग्रीएबल ज्यादा है तो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट अच्छी हो सकती है। अब कोई कंसेंशनस में ज्यादा रेट करता है तो उसकी एकेडमिक सक्सेस अच्छी होती है। कुछ साइकोटिज्म में ज्यादा रेट करता है, हाई साइकोटिज्म होता है उसमें, तो मे बी बुली बन चुका होता है या पोटेंशियल बुली बनने वाला होता है, तो उससे डील कर ले पहले ही असेसमेंट करके पर्सनैलिटी का। और कैरियर डिसीजंस में होता है कि भाई जो कैरियर के पीछे इंसान है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कैरियर की, उसके अंदर वो ट्रेट है या नहीं, क्योंकि ये एग्जामिन करता है क्लिनिकल में डायग्नोस करने के लिए किसी भी डिसऑर्डर को, कि डिसऑर्डर को अगर हमें डायग्नोस करना है तो हमें पता होना चाहिए पर्सनैलिटी क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होती है पर्सनैलिटी में जो हम उसके इजीली डायग्नोस कर पाए, उसको बेटर लाइफस्टाइल दे पाए डायग्नोस। हेल्थ में सीधी सी बात, जो 5 फैक्टर्स होते हैं, बिग 5, वो सीधा इफेक्ट करते हैं हमारी बिहेवियर को, ईटिंग बिहेवियर को, हेल्थ बिहेवियर को। कि अगर कोई इंसान है वो ओपन नहीं है एक्सपीरियंस करने के कुछ भी, वो कुछ भी अननेसेसरी ट्राई नहीं करता, लेकिन कोई ओपन एक्सपीरियंस की तो उसके सामने कुछ भी रख दो, हर चीज ट्राई करने की कोशिश करेगा, और वो उसको बैड इफेक्ट भी कर सकती है, बैडली इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद असेसमेंट्स के कुछ मेथड्स हैं, आज हमने पढ़े ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है ऑब्जर्वेशन, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आता है इसमें, ठीक है। What was inventories? हम्म, Inventories. क्या चीज कहाँ पे? Inventories. इन्वेंट्रीज। Yeah. इन्वेंट्रीज हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यूज की तरह ही होता है इन्वेंट्रीज। Okay. Okay. ओके, जैसे इंटरव्यू होता है ना, लेकिन बस इंटरव्यू से ज्यादा थोड़ा इफेक्टिव होता है, ये थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन मेथड अलग होता है, इंटरव्यू की तरह ही होता है। ये बाकी हमने ये जो है ना, ये हमने आज दो ये डिस्कस किए हैं, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज। बाकी ये जो बचे हुए हैं, ये 1 2 3, 3 है डायरेक्ट और 1 है इनडायरेक्ट, इसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाँ ठीक है। मे बी डेटा से बहुत ज्यादा हो जाता है ना आज। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या बात करी थी? डायरेक्ट मेथड है, ओके, और इसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जर्व करना होता है, तो हमको कंट्रोल करना होता है कि ऑब्जर्वी को पता ना चले, जो हमारा क्लाइंट है उसको पता ना चले, उसका नेचुरल बिहेवियर कंसील ना हो जाए, उसके लिए ध्यान रखना होता है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरह के होते हैं, पार्टिसिपेंट मेथड और नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। पार्टिसिपेंट में सीधा सा है कि जो ऑब्जर्वर होगा वो घुल जाएगा उसमें, उसी की तरह एक्टिविटी करेगा, बताएगा नहीं कि मैं कौन हूँ, और उनके अंदर इंक्लूड होके पार्टिसिपेट करके एक्टिविटीज में साथ में वो असेस करता है, और नॉन पार्टिसिपेंट में दूर से असेस करता है। ओके, इसमें क्या डर होता है? इसमें डर होता है कि पार्टिसिपेंट को पता न लग जाए,
इसमें पार्टिसिपेंट को पता नहीं लगता। यही एडवांटेज है इसकी। एडवांटेज क्या है इसकी ऑब्जर्वेशन की, हमको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या स्टिमुलस, क्या सिचुएशन किसी इंडिविजुअल को किस एक्टिविटी में एंगेज करती है। अगर मैं इसको क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, ओके, या मैं इसको किस तरह का क्वेश्चन पूछूंगा, ये कैसे बिहेव करेगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, इनिशियल पॉइंट क्या होगा किसी बिहेवियर का स्टार्ट होने के लिए, ओके। और डिसएडवांटेजेस यही होती है कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व की बाइसेस नहीं आनी चाहिए, जो बाइसेस आती है कई बार कि मेरे कल्चर में ऐसे नहीं होता है, इसके कल्चर में ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी बाइसेस आ जाती हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट भी ह्यूमन होता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये होता है कि जब ऑब्जर्वर को, जो क्लाइंट अपना, उसको पता लग जाए कि मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसका नेचुरल बिहेवियर बाहर नहीं आता, कंसील्ड हो जाता है। इसी बात है कि अगर किसी इंसान को पता लग जाए, जैसे हम नॉर्मली वॉक भी कर रहे हैं और हमको थोड़ा ऐसा इंडिकेशन होती है कोई हमको दिख रहा है, ठीक है, तो हम वहीं पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना। तो दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस किया वो था इंटरव्यू। इंटरव्यू सीधा सा है, क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप का इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, सिर्फ फैक्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है, असेसमेंट हो चुका है लेकिन मेरे को कुछ वेरीफाई करना है, इसके फैक्ट्स जो इसने उसने असेसमेंट में दिए हैं वो वेरीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर्ड यूज होता है। इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं और वन लाइनर्स आंसर होते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट कंट्रोल में होता है पूरी तरह। सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है, इसमें प्री स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इसमें साइकोलॉजिस्ट उस क्वेश्चन के रेलेवेंट एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्ट्रक्चर्ड में नहीं पूछता वो, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड में वो अच्छा कर चुका है, उसको सिर्फ फैक्ट वेरिफिकेशन करनी है, हाँ उसको और भी चीजें वेरिफिकेशन करनी है, मे भी उसको एक्सप्लोर करना है, इसलिए वो बाकी रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, प्री प्लान क्वेश्चंस नहीं होते, प्री प्लान आंसर्स नहीं होते, इसमें कभी साइकोलॉजिस्ट ने कोई पॉइंट नहीं होता इसका कि मेरे को पर्टिकुलर पैटर्न इसके बिहेवियर में नोट करना है, वो सिर्फ उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बेस पे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर अनदर। ये इसमें कोई है इन तीनों में कोई भी ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर इशू, कंफ्यूजन इन तीनों चीजों में नहीं है तो हम आगे बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, नहीं है। अब एडवांटेजेस होते हैं कि रेलेवेंट होता है इसमें, इंटरव्यू में ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू में यही फर्क होता है, ठीक है। मे बी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है क्लाइंट कि हम तो उसमें बिहेवियर पैटर्न ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड वो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा पूरे दिन, तो हमको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो कंट्रोल कर सकता है, इसको ये बिहेवियर चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, उसमें पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है, उससे उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, ओके। बाइसेस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं इसमें, बाइसेस बाइसेस तो मेनली हर मेथड की लिमिटेशन होगी, बाइसेस आ ही जाती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से इंसान किसी भी कल्चर में रह रहा है तो थोड़ी बहुत उसकी कल्चरल बाइसेस होंगी, उसके बिलीफ्स होंगे। हालो इफेक्ट होता है, हालो इफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन से होता है, जो साइकोलॉजिस्ट में होता है कि जो उसके जो फर्स्ट इनिशियल आंसर्स होते हैं, ये भी सब्जेक्ट के, उसके ऊपर कोई फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है साइकोलॉजी, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन अगर क्रिएट हो जाता है तो वो हालो इफेक्ट होता है। उसके बाद इंटरव्यू सब्जेक्टिविटी होती है कि सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए इंटरव्यू, बिल्कुल लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है कि रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है रिलायबल कम होता है, उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलती है लेकिन वो रिलायबल कम होता है। रिलायबल मतलब उसके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, मे बी हम मैंने कुछ एक क्वेश्चन पूछा, उसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया मेरे को, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछ लिया कि वो उसके इमोशन को इफेक्ट कर, ठीक है, उसके इमोशन को थोड़ा इधर उधर कर, इमोशनल स्टेट उसकी चेंज कर दे। अब मैं उससे वही क्वेश्चन अगर दोबारा पूछूंगा तो मे बी वो उस सेम क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर दे, हो सकता है ना ऐसे, इसलिए रिलायबल कम होता है और वैलिडिटी कम होती है इसमें।
क्योंकि मे बी हम जो पैटर्न ढूंढ रहे हैं उससे वैलिड आंसर्स ना है, मेनली अनस्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड अगर इंटरव्यू है तो हम रेलेवेंट क्वेश्चंस बहुत कम पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो फ्लो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरव्यू, ठीक है, और इजी टू टेक होता है। ये इंटरव्यू लेना इजी नहीं होता। अब इसमें कोई भी इशू अगर है, कोई भी डाउट है तो बता दो। अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, फिर सेशन एक्सपायर हो जाएगा। है कोई इशू या क्लियर है सब कुछ? अगर कोई भी इशू हो किसी भी टाइप का, कोई भी डाउट आ रहा हो, यहाँ नहीं पूछा गया वो डाउट, तो ग्रुप में, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप में कहीं भी डाल देना, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी हो। या फिर अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, वो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ भी डिस्कस। तो लीव कर सकते हैं, अभी 2 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। See you guys in next session फिर। इंटरेस्टिंग लगा वैसे, समझ आया सब कुछ? Thank you, sir. Okay.